मेरे दोस्तों, मेरा नाम माधुरी है। मेरे गांव का नाम कंचनपुर है। मैं दिखने में बहुत सुंदर लड़की हूँ। थोड़ी दूर पर एक स्कूल है जिसमें मैं पढ़ा करती थी। मेरी उम्र 18 साल है और अभी मैं 12th में पढ़ रही हूँ। इस क्लास में मुझे एक लड़के से प्यार हो जाता है। उसका नाम रोहित था। मैं रोहित से बहुत प्यार किया करती थी और रोहित मुझे बहुत प्यार किया करता था। हम दोनों का ज़्यादा प्यार बढ़ जाने के बाद हम लोग शादी करने के लिए सोचते हैं। मेरी शादी के रिश्ते बहुत आ रहे थे, लेकिन मैं रोहित से प्यार करती थी, इसलिए मैं शादी भी रोहित से करना चाहती थी। मैं जब रोहित को बताया मेरे रिश्ते बहुत आ रहे हैं, मेरी जल्दी जल्दी मेरे पेरेंट्स कर देना चाहते हैं, इसलिए तुम अब मेरे घर पर रिश्ता भेजो। ये बात मैं जब रोहित को बताती हूँ तो रोहित अपने घर से रिश्ता लेकर मेरे घर पर आता है। तुम बहुत हैंडसम और बहुत समझदार लड़का था। मेरे पेरेंट्स को लड़का पसंद आ जाता है। मेरे पेरेंट्स जब मुझसे पूछते हैं तुम्हें कैसा लड़का लगा, तो मैं कहती हूँ अगर आपको पसंद है तो मुझे भी पसंद है। मेरे पेरेंट्स कहने लगे मुझे तो लड़का बहुत पसंद है, लड़की के अंदर कूट कूट के संस्कार भरे हुए हैं। मैं मुस्कुराने लगी तो मेरे पेरेंट्स समझ गए कि मुझे रिश्ता पसंद है और हम लोगों की तारीख पक्की कर दी जाती है। थोड़ी दिनों बाद हम लोगों की शादी हो जाती है। मैं विदा होकर जब ससुराल आई तो ससुराल में मैं, मेरे पति और मेरे साथ ससुर ही रहा करते थे। मेरे पति की एक बहन थी जिसकी शादी हो गई थी, वह भी कभी कभी घर पर आ जाया करते थे। वैसे तो घर पर 4 लोग ही रहा करते थे। मेरा पति कंपनी में काम किया करता था और मेरे पति की सैलरी ठीक ठाक थी, जिससे मेरा परिवार अच्छे से चल रहा था। मेरे ससुर बाल काटने का काम किया करते थे, वह भी रोज अपनी दुकान पर सुबह सुबह चले जाते और शाम को वापस लौटते। दिन में घर पर मैं और मेरे साथ ही रहा करती थी। मेरे साथ तुमसे बहुत प्यार किया करते थे। यहाँ मुझे सब ऐसे प्यार किया करते थे जैसे कि मेरा ये खुद का परिवार है, ना कि ससुराल। मेरे साथ ससुर मेरे साथ बिल्कुल मेरी माँ और मेरे पापा की तरह बिहेव किया करते थे। हम लोगों का परिवार बहुत खुशी खुशी चल रहा था। हम लोगों की शादी के 1 साल पूरे हो जाने के बाद मुझे एक लड़की पैदा होती है। लड़की बिल्कुल मुझ पर गई थी, उनकी बेटी मुझे भी कई गुना सुंदर थी। धीरे धीरे हमारे हंसते खेलते परिवार को 8 साल पूरे हो जाते हैं। 8 साल पूरे हो जाने के बाद अचानक मेरे पति की मौत हो जाती है। मेरे पति की मौत का कारण हार्ट अटैक था। मेरे हंसते खेलते परिवार को किसी की नज़र लग जाती है और मेरा परिवार अब अच्छे से नहीं चल पा रहा था। पहले तो पूरा परिवार का खर्चा मेरा पति ही दिया करता था, क्योंकि उसकी अच्छी खासी सैलरी थी। अब घर में कमाने वाले सिर्फ मेरे ससुर जी ही थे। उनके बाल कटिंग की दुकान थी, वो सब लोगों के बाल कटा करते थे। मेरी बेटी भी अब स्कूल जाने लगी थी, क्योंकि उसकी उम्र 8 साल हो गई थी। जब से मेरी बेटी स्कूल जाना शुरू कर देती है तब तो घर का खर्च और भी बढ़ जाता है। लेकिन अब मेरे साथ ससुर जैसे मुझे पहले प्यार किया करते थे वैसे अब नहीं किया करते थे। मेरी बेटी की उम्र अभी 8 साल ही थी, लेकिन उसे पर बहुत रोक लगाए रखते थे मेरे ससुर जी। मेरी बेटी को स्कूल छोड़ने मेरे ससुर जी ही जाया करते थे। मेरे ससुर जी मेरी बेटी पर बहुत पाबंदियां लगा के रखते थे। वो तो अभी 8 साल की बच्ची थी, तब भी मेरे ससुर इतना मेरी बेटी पर पाबंदी लगाए हुए थे। अब मेरे घर का खर्च अच्छे से नहीं चल पा रहा था तो मेरे ससुर ने एक नया काम शुरू किया। वो दिन में तो अपनी दुकान पर बाल काटने के लिए जाया करते थे, लेकिन अब वो रात में भी बाल काटते थे, और रात में सिर्फ लड़कियों के ही बाल काटते थे। रात में मेरे ससुर एक लड़की को बुलाते और छत पे ले जाते और ऊपर कोई नहीं जाता था। मेरे ससुर और एक लड़की ही ऊपर जाया करते, अकेले छत पे, वो भी इतनी में पता नहीं मेरे ससुर जी लड़कियों के साथ क्या किया करते थे। एक दिन मेरे ससुर एक लड़की के बाल काटने के लिए उसे ऊपर ले जा रहे थे, तो मैंने सोचा मैं भी इनके पीछे जाकर देखती हूँ मेरे ससुर जी इतनी रात में लड़कियों के साथ करते तो करते क्या है। मैं उनके पीछे पीछे जाने लगी। मेरे ससुर जी ऊपर छत पर जा चुके थे, मैं सीढ़ियों पर दबे पांव चल रही थी। सीढ़ियों पर मेरी सासू माँ बैठी हुई थी, मेरी सासू माँ पहरेदारी कर रही थी। मैं उन्हें देखकर फिर नीचे दबे पांव अपने रूम में आ जाती हूँ। मैं अपने ससुर के काम के बारे में जानना चाहती थी, लेकिन सीढ़ियों पर मेरी सासू माँ बैठी रहती थी, इसलिए मैं ऊपर नहीं जा पाती थी। एक दिन मेरे ससुर एक जवान लड़की को ऊपर ले जा रहे थे जब मेरी सासू माँ कहीं गई हुई थी। यह मेरे पास अच्छा मौका था मेरे ससुर की सच्चाई जानने का। मेरे ससुर लड़की को जब ऊपर ले जाते हैं, मैं 5 मिनट बाद सीढ़ियों पर दबे पांव जाती हूँ। मैं आधी सीढ़ियाँ चढ़ चुकी थी, तभी मुझे पीछे से कोई बहुत तेज आवाज में बुलाता है। मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मेरी सासू माँ ही मुझे बुला रही थी।
मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी सासू माँ तो कहीं गई हुई थी, लेकिन अचानक ये कैसे आ गई। वह मुझे बहुत डांटना लगते हैं और कहने लगते हैं, तो ऊपर क्या करने जा रही थी? तुम्हें पता नहीं है तुम्हारा ससुर जी ऊपर बाल काट रहे हैं। वह किसी का आना पसंद नहीं करते हैं, तुम्हें इस बात की खबर है या नहीं? तुम्हें ससुर जी अकेले ही बाल कटा करते हैं, ये बात तुम्हें पता तो है ना? सासू माँ कहने लगी, आज तक मेरे पति ने मुझे तो ऊपर बुलाया नहीं है और तुम ऊपर जाना चाहती थी। मुझे डांट कर कहने लगती है, तुम ऊपर करने क्या जा रही थी? तो मैं कहने लगी, मुझे नीचे अपने रूम में बहुत उलझन लग रही थी, तो मैं ऊपर इसलिए जा रही थी। मेरी सासू माँ मुझे डांटते हुए रूम में जाने को कहती हैं। मैं अपनी सासू माँ की बात सुनकर तुरंत अपने रूम में आ जाती हूँ। मेरे ससुर ने आज तक सासू माँ को भी ऊपर जाने की परमिशन नहीं दी। मतलब मेरी सासू माँ को भी ऊपर का पता नहीं था कि ऊपर ससुर जी बाल ही काटते हैं या कुछ और करते हैं। अगली सुबह मैं अपनी बेटी को तैयार करती हूँ मार्केट ले जाने के लिए। मैं अपनी बेटी को तैयार ही कर रही थी, जब तक मेरी सासू माँ मेरे पास आ जाते हैं और मुझसे पूछने लगते हैं, तुम कहाँ जा रही हो? तो मैं अपनी सासू माँ से बता दिया, मैं मार्केट जा रही हूँ बेटी के लिए न्यू ड्रेस लेने। मेरी सासू माँ ने मुझे साफ मना कर दिया कि तुम मार्केट कहीं नहीं जा सकती, तुम घर पर ही बैठो। तुम्हारा ससुर जी को पता चला तो वह बहुत गुस्सा करेंगे। मैं अपने पति से बोल दूंगी, वह तुम्हारी बेटी के लिए न्यू ड्रेस ला देंगे। मुझे बहुत गुस्सा आती थी, क्योंकि मुझे बाहर जाने के लिए परमिशन कोई नहीं देता था। जब तक मेरा पति था मेरी जिंदगी में सुख ही सुख थे। मेरे पति के न रहने पर मेरे साथ बहुत जोर जबरदस्ती हो रही थी। मेरी बेटी भी अगर कहीं खेलने के लिए जाना चाहती तो उसे भी खेलने के लिए घर से बाहर जाने की परमिशन नहीं देते थे। अब तुम मेरे ससुर की दुकान पर भी जाना बंद कर देते हैं। आप सिर्फ रात में ही काम करते थे, वह भी लड़कियों के साथ। लड़कियों के बाल काटने में शायद ज़्यादा रुपए मिलते थे, इसलिए मेरे ससुर जी सिर्फ लड़कियों के ही बाल काटते थे। लेकिन मुझे यह नहीं समझ आता था कि रात में काटने की क्या ज़रूरत है, ये काम दिन में भी तो हो सकता है। अब तो मेरे ससुर जी घर पर ही रहा करते थे। मेरी सासू माँ भी ससुर जी से बहुत डरती थी। जब से मैं इस घर में आई हूँ, जब से मैंने देखा है, मेरी सासू माँ ने आज तक ससुर जी से आंख मिलाकर बात नहीं की। अब तो मेरी बेटी भी काफ़ी बड़ी हो गई थी, मेरी बेटी भी सारी बातों को समझती थी। एक दिन मेरी बेटी मुझसे पूछने लगी, दादाजी रात में लड़कियों के ही बाल क्यों काटा करते हैं? आप दादाजी दुकान पर भी नहीं जाते हैं? मैं अपनी बेटी को बहला फुसला देती हूँ बातों में और कहती हूँ, तुम्हें स्कूल में काम मिला होगा, वह काम कर लिया, जाओ जाकर अपना काम करो जाकर। तो मेरी बेटी स्कूल का काम करने लगती है। गांव में ये खबर फैल चुकी थी कि मेरे ससुर जिस कुंवारी लड़की के बाल काटते हैं उसका जीवन सुधर जाता है, उसे बहुत अच्छा ससुराल मिलता है, उसका पति बहुत प्यार करने वाला मिलता है। इसलिए रात में लड़कियों के बाल काटने के लिए उनके मम्मी पापा भी परमिशन दे दिया करते थे, ताकि मेरी बेटी का जीवन सुधर जाए और उसे अच्छा ससुराल मिले और अच्छा पति मिले। लेकिन मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था कि किसी के बाल काटने से किसी का जीवन सुधर सकता है या उसकी किस्मत बदल सकती है। आज की रात भी एक लड़की बाल कटवाने के लिए आई हुई थी, वह लड़की पास के ही घर में रहती थी। मैं सोच रही थी अगले दिन मैं इसके घर जाकर इस लड़की से सारी सच्चाई पता कर लूंगी। अगले दिन मैं चुपके से अपने घर से निकाल कर उसके घर जाती हूँ। जब मैं उसके घर में पहुँचती हूँ और उससे बात करती हूँ, लेकिन मैं उसे लड़की से कुछ भी पूछ रही थी, लेकिन वह मुझसे कुछ भी बताने के लिए राजी नहीं की। मैं कुछ भी उससे पूछता या फिर चुपचाप में बैठी रहती थी। पास में बैठी उसकी माँ से बात करती हूँ, लेकिन उसकी माँ ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। मैं उसके घर जाकर भी कुछ पता नहीं लगा पाई थी और मैं चुपचाप अपने घर लौट आई। मेरी बेटी भी बहुत बड़ी हो चुकी थी, तो उसे भी जानना था कि मेरे दादाजी इतनी रात में लड़कियों के साथ क्या करते हैं। मैं जितनी भी बार ऊपर जाने की कोशिश की, मैं नाकाम रही। मैंने बहुत बार अपनी बेटी को भी ऊपर भेजा, लेकिन मेरी सासू माँ की वजह से ऊपर कोई नहीं जा पाता था, क्योंकि मेरी सासू माँ बहुत सख्त पहरेदारी किया करती थी। मैंने अपने ससुर जी को छत से नीचे उतरते नहीं देखा था। फिर से आज रात एक लड़की आई हुई थी अपने बाल कटवाने के लिए। मेरे ससुर जी काले कपड़े पहने हुए उस लड़की के साथ छत पर जाते हैं। मैं आज चुपके चुपके देख रही थी कि मेरे ससुर जी कितनी देर में लौटते हैं। लगभग 1 घंटा पूजा हो जाने के बाद मेरे ससुर जी उसे लड़की के साथ नीचे आते हैं। मेरे ससुर जी बहुत हाफ रहे थे, जैसे उन पर बहुत मेहनत पड़ी हो। ऐसा लग रहा था जैसे वह खेतों से काम करके आ रहे हैं, बहुत थक गए हों, ऐसा लग रहा था उन्हें देखकर।
मैं अपने ससुर को गौर से देखती हूँ तो मेरे होश उड़ जाते हैं, क्योंकि मेरे ससुर जी कपड़े में गए हुए थे, उसे कपड़े में वापस नीचे नहीं लौटते हैं, उनके कपड़े चेंज होते हैं। मेरे ससुर जी काले कपड़े में उसे लड़की के साथ ऊपर गए थे, लेकिन जब नीचे आए तो उन्होंने व्हाइट कलर के कपड़े पहन रखे थे। मुझे ये सब देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे ये सब देखकर और भी इंटरेस्ट जग जाता है मेरे ससुर के काम के बारे में जानने का। मेरे ससुर जी बहुत थक गए थे और उन्हें शायद बहुत प्यास लग रही थी। वह तुरंत ही अपनी पत्नी से एक गिलास पानी मांगते हैं और पानी को पीते हैं। पानी को पीने के बाद उन्हें थोड़ा रिलैक्स फील होता है। बाल काटने में इतनी मेहनत पड़ती है, मुझे उन पर शक हो रहा था। आखिरकार इतनी मेहनत बाल काटने में कैसे हो सकते हैं, क्योंकि मेरे ससुर जी पहले तो पूरा पूरा दिन बाल काटते थे, तब भी थकते नहीं थे। अब तो एक ही लड़की के बाल काटने में ससुर जी थक गए। मेरे ससुर जी सही से चल भी नहीं पा रहे थे। धीरे धीरे मेरे ससुर जी अपने रूम में चले जाते हैं और गेट बंद कर लेते हैं। मैं ये सब देख रही थी। मैं जब सजन मन की तरफ देखती हूँ तो सासू माँ रो रही थी। मैं उनके पास जाने लगती हूँ, वह मुझे देख लेती है और तुरंत ही अपने आज की साड़ी के पल्लू से पूछ लेती है। मैं जब अपनी सासू माँ के पास गई और उनसे रोने का कारण पूछा तो वह कहने लगी, मैं कहाँ रो रही हूँ। मैंने कहा, मुझे ऐसा लग रहा था कि आप रो रही हैं, लेकिन मैं दूर से देखा था तुम मेरे सासू माँ रो रही थी। लेकिन जब मैं उनसे पूछता हूँ तो वह हमसे झूठ बोलने लगती है कि मैं रो नहीं रही थी। सासू माँ कड़क आवाज में कहने लगी, तुम ये क्या कर रहे हो, कुछ काम था क्या। मैंने कहा, हाँ मैं पानी पीने आई थी। मेरी सासू माँ कहने लगी, तो जाओ पानी पियो जाकर, तुम बहुत ताक झाक किया करती है। मैं ये सब देखकर मैं भी अपने रूम में आ जाती हूँ। मेरी बेटी भी अब जवान होने लगी थी। एक दिन मेरी सासू माँ मेरी बेटी के माथा चूमती हैं और कहती है, बेटी तू भी अपने दादाजी से रात में बाल कटवा ले, तुझे भी अच्छा ससुराल और अच्छा पति मिलेगा। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अब मेरी भी बेटी के साथ रात में पता नहीं ससुर जी क्या करेंगे। जो दूसरी लड़कियों के साथ मेरे ससुर जी करते हैं वहीं अब मेरी बेटी के साथ भी करेंगे। मेरी बेटी तुरंत ही सासू माँ से कहती है, मैं कुछ नहीं करवाऊंगी दादरी से, मुझे कुछ नहीं करवाना, मुझे बाल नहीं कटवाने। मेरी बेटी तुरंत ही मेरे पास आती है रूम में और कहती है, मम्मी मुझे दादाजी से बाल नहीं कटवाने। मेरी बेटी मेरे आगे हाथ जोड़कर पहले ही थी, प्लीज़ मम्मी मुझे दादरी से ये सब नहीं कराना। जब तक मेरी सासू माँ मेरे रूम में आ जाते हैं और कहते हैं, क्यों नहीं बाल कटवाने, अगर तुम दादरी से बाल कटवाओगे तो तुम्हारी शादी अच्छी जगह होगी धूमधाम से और तुम्हें पति भी अच्छा ही मिलेगा। क्या तुम जानती नहीं हो कि तुम्हारे दादाजी जिसके भी बाल काटे हैं उसकी शादी धूमधाम से अच्छी जगह हुई है। पता नहीं कितने लड़कियों की जिंदगी सेट कर दी है तुम्हारे दादाजी ने। मैंने अपनी सासू माँ से कहा, नहीं मेरी बेटी के साथ कुछ नहीं होगा। इन चीज़ों पर मुझे विश्वास बिल्कुल भी नहीं है। बाल काटने से आखिरकार कैसे किसी का अच्छा ससुराल मिल सकता है। मैं बहुत मना करती हूँ सासू माँ को कि मेरी बेटी के बाल नहीं काटेंगे, लेकिन मेरे लाख मना करने पर मेरी सासू माँ नहीं मानी और तुरंत ही ससुर जी को बुलाकर सारी बात बताती है। ससुर जी यह बात सुनते हैं तो कहते हैं, क्या मेरी बेटी अब जवान हो गई है क्या। सासू माँ कहने लगी, हाँ जवान हो गई है तुम्हारी बेटी, अब तुम इसकी किस्मत बदल दो, इसके आज रात बाल काट देना ताकि इसको भी अच्छा ससुराल मिले और अच्छा पति मिले। मैं सासू माँ से करती हूँ मेरी बेटी के बाल नहीं काटे जाएंगे चाहे कुछ हो जाए, लेकिन मेरी सासू माँ नहीं मानते हैं और मेरी बेटी को छत पर खींच कर ले जाती है। थोड़ी देर बाद ससुर जी भी छत पर ऊपर चले जाते हैं और गेट बंद कर लेते हैं। सासू माँ नीचे पहरी दे रही थी। मैं सासू माँ के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हुई थी, लेकिन उन्हें थोड़ा सा भी तरस नहीं आ रहा था। मेरे लाख मना करने पर भी मेरी सासू माँ मेरी एक बात नहीं मानी। थोड़ी देर बाद मेरी बेटी तुरंत ही भागते हुए नीचे आती है और मेरे सीने से लग जाती है। मैं तुरंत ही उसे अपने रूम में ले जाती हूँ और रूम का गेट अंदर से बंद कर लेती हूँ। मैंने अपनी बेटी से पूछा, क्या हुआ बेटी, तुम्हारे बाल नहीं काटे गए क्या, तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें छोड़ दिया, क्या करते हैं दादाजी मुझे भी बताओ। मेरी बेटी रोते रोते बताने लगते हैं, दादाजी ने पहले तो मेरे सामने ब्लैक कलर का कपड़ा पहनना और मेरे पास आ गए। वह मेरे करीब आने लगे और मुझे दादाजी से बहुत डर लग रहा था और मैं बहुत रो रही थी, लेकिन दादाजी मेरी एक नहीं मान रहे थे। दादाजी ने मुझे अपनी गली से लगा लिया। वह मुझे बहुत तेज पड़े हुए थे। थोड़ी देर बाद दादाजी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वह आंसू मेरे सर पर गिर रहे थे तो मैं समझ गई कि दादाजी रो रहे हैं। दादाजी ने मुझे अपने आप से अलग किया तो मैंने देखा उनके चेहरे पर आंसू थे।
मैंने दादाजी से रोने का कारण पूछा तो दादाजी कहीं लगे, मैं तेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता हूँ बेटी, तू मेरे बेटे की इकलौती औलाद है, मैं तेरे साथ गलत कैसे कर सकता हूँ। दादाजी रोते रोते ये सारी बातें कह रहे थे। दादाजी कहने लगे, तुम बेटी नीचे उतर जाओ और अपनी माँ के पास चली जाओ। दादाजी ने मुझे छोड़ दिया और मैं भागते हुए तुम्हारे पास आ गई। ये सारी बातें सुनकर मैं दादाजी के पास जा रही थी। तभी मैंने देखा कि मेरे ससुर जी सासू माँ के कदमों में बैठकर माफ़ी मांग रहे हैं और सासू माँ बहुत कूट कूट कर रो रहे हैं। ये देखकर मैं तंग रह जाती हूँ। मैं तुरंत उनके पास जाती हूँ और मैं सासू माँ से कहती हूँ, आप क्यों रो रही हैं? और ससुर जी से कहती हूँ, आप सासू माँ से क्यों माफ़ी मांग रही है, आपने क्या गलती की है? ससुर जी मेरी आंखों में आंखें डालकर कह रहे थे, मैं आज तुम्हें सच्चाई बताना चाहता हूँ, एक राज अपना तुम्हारे सामने खोलना चाहता हूँ, जिसे सुनकर तुम्हारा शरीर कांपने लगेगा। आज से कई सालों पहले मैं चौधरी साहब के बाल कटा करता था और मैं कुछ भी काम नहीं किया करता था। चौधरी साहब मुझे कितने रुपए दे दिया करते थे कि मेरा गुजारा चल रहा है। एक दिन चौधरी साहब मुझे एक घिनौना काम करने को कहते हैं। मैं उनके काम को साफ इनकार कर देता हूँ। मैं अब उनके बाल भी नहीं काटने जाता था। मैं खुद की दुकान खोली और मेरी अच्छी खासी दुकान चली थी। लेकिन चौधरी दुकान पर आकर मुझे बातें पढ़ाया करता था और कहता था, तुम ये काम करना शुरू कर दो, मैं तुम्हें बहुत रुपए दूंगा। मेरा बेटा अच्छा खासा रुपए कमा रहा था तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। इसलिए मैंने चौधरी की एक न सुनी। मैंने कहा, मैं ये काम तुम्हारे लिए नहीं कर सकता। चौधरी का कहना था, लड़कियों के बाल काटा करो और वह लड़कियां मेरे पास ले आया करो या मुझे बुला लिया करो जब तुम बाल काटा करो। मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगा। लेकिन मैंने उसकी एक बात नहीं मानी। मैं अपने काम पर लगा रहा और मेरी अच्छी खासी कमाई भी हो जाती थी दुकान से। ऐसे ही दिन बीते गए और एक दिन मेरे बेटे की मौत हो गई जब मैं टूट गया था। मेरा बेटा और मैं दोनों लोग रुपए कम कर घर का घर चला लेते थे। लेकिन अब कमाने वाला सिर्फ मैं था। मैं इतना नहीं काम पता था कि पूरे घर का खर्च अकेले चला सकूं। इसलिए मैंने चौधरी की बात मान ली और मैं ये काम करने लगा। चौधरी ने प्लानिंग बनाई और मुझसे कहा, तुम रात में बाल काटा करो। मैं ये बात पूरे गांव में फैला दूंगा कि जो तुमसे बोल कटवाता है उसकी जिंदगी सुधर जाती है, उसे अच्छा ससुराल और अच्छा पति मिलता है। गांव के सीधे साधे लोग चौधरी के बातों में आ गए और उन्होंने चौधरी की बात मान ली। गांव के सब लोग अपनी अपनी जवान बेटियों को मेरे पास लेट और उनके बाल कटवाते। मैं कुर्ता ब्लैक कलर का इसलिए पहना था ताकि लड़कियों को ऐसा लगे कि कुछ चमत्कार भी है। चौधरी रोज रात में पहले ही छत पर आ जाया करता था। मैं बाद में जवान लड़कियों को लेकर ऊपर बाल काटने के लिए ले जाया करता था। बाल काटने की जगह पर चौधरी लड़कियों के साथ अय्याशियां करता था। छत पर बैठ डालकर वह उन लोगों के साथ मजे लेता था और उन लोगों की शादी अपने ही किसी नौकर के साथ करवा दिया करता था और नौकर को ढेर सारी रुपए दे दिया करता था। क्योंकि चौधरी के पास रुपए की कोई कमी नहीं थी, इसलिए वह जिससे शादी करता था उससे पहले ही ढेर सारे रुपए दे दिया करता था, ताकि गांव वालों को ऐसा लगे कि सच में मेरे पास बाल कटवाने से लड़कियों का ससुराल अच्छा मिलता है और पति अच्छा खासा कमाता है। चौधरी अय्याशियों के चक्कर में कुछ भी करने के लिए हाजिर हो जाता था। उसने अपनी जमीन बहुत सारी तो अपने नौकरों को दे डाली है। अब उसके पास आधा ही धन बचा हुआ है, आधा धन उसने सबको बांट दिया है। मैंने उससे बहुत मानने की कोशिश की कि यह सब सही नहीं है, ये सब चौधरी साहब ना किया करो, लेकिन वह मेरी एक बात नहीं सुनता था। चौधरी कहता है, तुम्हें रुपए मिल जाते हैं ना तो तुम अपना काम करो, मेरे काम में दखल अंदाजी ना करो। मैं इसीलिए तुम लोगों को बाहर जाने से मना करता था, क्योंकि चौधरी की नज़र ठीक नहीं थी। वह किसी की भी बेटी के ऊपर गंदी नज़रें डालता और उसे अपनी हवस का शिकार बनाता। मैं इसीलिए तुम्हारे साथ अपनी पोती को स्कूल छोड़ने के लिए इजाज़त नहीं देता था। मैं ही अपनी पोती को स्कूल ले जाया करता था, इसकी यही वजह थी। मैं काम करने के लिए ये सब मन करता हूँ, लेकिन वह मुझे धमकी देता है और कहता है, मैं तुम्हारे परिवार को ख़त्म कर दूंगा अगर तुमने ये करना मेरे लिए छोड़ दिया तो। यह मैं आज तक ये काम कर रहा हूँ उसके लिए। चौधरी आज छत पर इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने उसे मना कर दिया था कि आज कोई लड़की बाल कटवाने के लिए नहीं आई है तो तुम भी आज न आना। कल जब कोई लड़की अपने बाल कटवाने आएगी तब देखना वह छत पर ही मिलेगा, पहले से बेड पर। यह सारी बातें मैं, मेरी बेटी और मेरी सासू माँ सब लोग सुन रहे थे। मेरे ससुर जी रो रो कर यह सारी बातें बता रहे थे। ससुर जी ने आज तक ये बात किसी को नहीं बताई, यहाँ तक अपनी पत्नी को भी नहीं बताए सारी बातें। लेकिन आज जब उनकी पोती की बारी आई तब उन्होंने ये राज खोला सबके सामने।
मेरी बेटी अब काफ़ी बड़ी हो चुकी थी तो उसे हर चीज़ की नॉलेज थी। वह पढ़ने में भी बहुत तेज थी। मेरी बेटी कहती है तुम दादाजी चिंता ना करो, मैं कल जब चौधरी ऊपर लेटा होगा तब देखना क्या होता है। ससुर जी मेरी बेटी से पूछते हैं लेकिन तुम बेटी करोगी क्या उसे चौधरी के साथ, तो मेरी बेटी कहने लगी दादाजी तुम देखते रहो बस, अब तो मुझे ये सारी बातें पता हुई है। मैं बहुत दिनों से यह बातें जानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे यह बातें दादी जी की वजह से आज तक पता नहीं चल पाई क्योंकि वह पहरेदारी ही इतनी सख्त करती थी। लेकिन अब तुम देखो मैं आगे आगे क्या करती हूँ चौधरी के साथ। आज रात जब कोई लड़की बाल कटवाने के लिए आए तब उसे ऊपर ले जाना और उसके बाद मुझे जो करना होगा मैं करूँगी। ससुर जी चौधरी से बहुत परेशान थे तो उन्होंने अपनी पोती से हाँ में जवाब दे दिया। रात होती है और एक लड़की अपने बाल कटवाने के लिए आती है। गांव के ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं थे इसलिए उन लोगों को इन पर विश्वास हो जाया करता था। अगर गांव के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते तो इन विश्वासों में कभी ना फंसते। जब मेरे दादाजी कपड़े चेंज करते हैं और ब्लैक कलर का कुर्ता पहनते हैं और उसे लड़की को बाल कटवाने के लिए ऊपर ले जाते हैं, उसके 10 मिनट पहले मैं पुलिस को कॉल कर दी थी और पुलिस को सारी बातें बता दी थी। मैंने पुलिस को टाइम भी बता दिया था कि इस टाइम तुम लोग मेरे घर पर आ जाना। पुलिस टाइम पर ही आती है और चौधरी को नंगे हाथों पकड़ लेती है बिस्तर पर ही। जो लड़की बाल कटवाने के लिए आई थी वह बिस्तर पर बहुत रो रही थी लेकिन चौधरी अपने अय्याशियों में था। उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, उसे सिर्फ अय्याशियां अय्याशियां दिख रही थी। जब पुलिस चौधरी के पास पहुंचता है तो चौधरी घबरा कर उठता है। चौधरी चारों तरफ से फंस चुका था क्योंकि वह नंगे हाथों पकड़ा गया था। अब उसके पास कोई सवाल जवाब नहीं थे कि पुलिस को वह कुछ भी बता सके। चौधरी मेरे दादाजी से कह रहा था तूने यह अच्छा नहीं किया, तुझे इसकी सजा मिलेगी। इतना कहते ही पुलिस वाले चौधरी को डंडे से पीटने लगते हैं और इतना पीटते हैं कि वह लंगड़ाने लगता है और रोने लगता है। पुलिस वाले कहते हैं तेरे अंदर कोई इंसानियत है या भी नहीं। अब तू फंस गया है तो भी तू अपने घमंड में बोल रहा है, तेरा घमंड अब पुलिस चौकी में ही टूटेगा। और पुलिस वाले उसे चौधरी को पढ़कर पुलिस चौकी ले जाते हैं और पता नहीं उसके साथ आगे क्या हुआ। जरूर उसे उम्र कैद की सजा मिली होगी या फिर उसे फांसी मिली होगी, क्योंकि जो ऐसा करेगा उसके साथ ऐसा ही होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें ताकि न्यू अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं किसी और रोमांटिक कहानी के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।